हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने तुमको सारा समझाया था कि कैसे हमारा बीसीए का सिलेबस होने वाला है, उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट्स या डिग्री होने वाली है। ठीक है, कौन से कितने साल में क्या क्या तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एंड आई एम श्योर तुमने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके या मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और कमेंट में भी पिन हो रखी होगी लिंक, वहां से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स तुमको समझा देता हूँ। बेसिक्स में ये समझना है तुमको। देखो, पहले तो ये समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है। ठीक है, वो कैसे रन होगी कंप्यूटर पे और क्या चीज रन करेगी उसको। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है तुम्हारी। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कॉटलिन, ठीक है, रूबी, और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक चीज कॉमन होती है। वो कॉमन क्या है कि इन सबके पास अपना या तो एक कंपाइलर होता है, ठीक है, या अपना एक इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, या तो कंपाइलर होगा या अपना एक इंटरप्रेटर होगा, या कुछ लैंग्वेज तो दोनों का यूज करती हैं। ठीक है, अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, दिमाग में सवाल आया होगा, है ना। कंपाइलर इंटरप्रेटर बेसिकली ऐसा समझो कि ये बीच में ना एक ट्रांसलेटर का काम करता है। कैसे, जैसे समझ लो एक आदमी है, जैसे तुम मान लो तुम अपना एग्जांपल लो, तुम्हें हिंदी आती है। ठीक है, और जो सामने वाला बंदा है उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है। ठीक है, वो इंग्लिश समझता है, तुम हिंदी समझते हो, वो इंग्लिश में कुछ बोलेगा तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम हिंदी में कुछ बोलोगे उसे नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हम एक बीच में ट्रांसलेटर लगाएंगे। वो क्या करेगा, वो जिसको दोनों लैंग्वेज आती होंगी वो हिंदी में बात सुनेगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देगा, और ये इंग्लिश में जो बोलेगा ये हिंदी में ट्रांसलेट करके तुम्हें बता देगा। ठीक है, ये सिंपल सा काम होता है एक कंपाइलर का। अच्छा, अब तुम कहोगे अरे ऐसे थोड़ी समझ में आएगा सर, कुछ अलग तरह से बताओ। समझो बात को, ट्रांसलेटर तो तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन कंप्यूटर में कैसे काम कर रहा है अगर ये नहीं समझ में आया तो वो समझो अब ध्यान से। कंप्यूटर के अंदर जो तुम लैंग्वेज लिखते हो वो इंग्लिश में होती है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, 010101। ठीक है, ये लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है। तुम्हारी लैंग्वेज है इंग्लिश वाली, कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0101। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम बस इतना है कि वो लैंग्वेज को उठाएगा, उसको कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फिर उसके बाद वो सिस्टम को भेज देगा 0101 की फॉर्म में, बेसिकली ट्रांसलेट कर दिया। अब समझ में आई ये चीज। ठीक है, अब इसके लिए भाई सी प्रोग्रामिंग में ये तो सर आपने बता दिया कि सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर जरूरी है, पर ये करना कैसे है, सी प्रोग्रामिंग करनी कैसे वो तो बताओ। अब सुनो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए ना हमें चाहिए होती है एक आईडीई। ठीक है, आईडीई मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हें मिलेगा जिसके अंदर तुम अपनी कोडिंग कर सकते हो, वही तुम्हारे कोड को रन भी करा देगी, कोड को कोई एरर आएगा वो भी बता देगी, सब चीजें तुम्हारे को बता के मिल जाएंगी। ठीक है, और तुम्हारे को कंपाइलर भी अलग से डालना पड़ेगा। देखो, आईडीई जो होती है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस की एक आईडीई हो सकती है, लेकिन कंपाइलर अभी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग होगा। कैसे, ऐसे एग्जाम्पल समझो, अभी मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया जहाँ पे एक आदमी यानी तुम्हें हिंदी आती है, ठीक है, और दूसरा आदमी जैसे इंग्लिश आती है, दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर खड़ा है। अब उस ट्रांसलेटर को कितनी लैंग्वेज आती होगी, अब वो इंग्लिश और हिंदी में कर रहा है तो उसको 2 लैंग्वेज आती होगी। होते हैं बहुत सारे 3-4 लैंग्वेज वाले, लेकिन मान लो 5 लैंग्वेज आ जाए तो उसके लिए अलग ट्रांसलेटर चाहिए होगा ना। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना एक अलग ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर इंटरप्रेटर अलग होता है। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। अब हमको ये दोनों चीजें डालनी पड़ेंगी अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आईडीई डाल लेते हैं। और आईडीई जो हम यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो बहुत लाइट वेट है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो बहुत अच्छा है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। बाकी तुम फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, पर पहले एक आईडीई की आदत डालो। ठीक है, तो हम डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रोम में आना, यहाँ सर्च करना विजुअल स्टूडियो कोड, सबसे पहली लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज आ जाएगा। तुम्हारे को किसी और चीज के लिए करना है इंस्टॉल, मैक यूजर हो, लिनक्स यूजर हो, तो उसके लिए तुम्हारे को नीचे ये जो डाउनलोड का आइकन दिख रहा है ना तुमको, नीचे नहीं ऊपर की तरफ डाउनलोड का आइकन पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे लिए भी है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, बस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा। देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया ना।
जब तक ये डाउनलोड हो रहा है एक चीज और समझ लेना, ये जो पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है इसको कहीं पे सेव करके रख लो, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग करके ये प्लेलिस्ट चलेगी, ऐसे बाकी सारी जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनका भी इसी तरह से सीरीज आएगा, ठीक है। कहीं पे मैं कुछ मिस कर जाऊं या तुम्हें कुछ समझ ना आए तो कमेंट में जरूर बता देना, अगली वीडियो में मैं वो क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। झिझकना नहीं है, देखो यूट्यूब की वीडियो है, तुम्हें किस बात का झिझकना भाई, ठीक है। सिंपली बस कमेंट कर दो और सेट, ठीक है। सिंपल तुम्हारा डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये ओके आएगा, इसको ओके कर देना। यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट करना, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे को लोकेशन देगा, ठीक है, कि कहाँ पे तुम्हारा फाइल सेव हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में होता है, तो तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली जाके डी ड्राइव होगी ना मेरी, उसमें कर देता हूँ। ये डी ड्राइव है मेरी, ओके करा, ठीक है। ये भी देखो लोकेशन चेंज होगी ना, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, और ये सारे को चेक कर दो और नेक्स्ट करो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी सिंपली जस्ट इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। पूरा इंस्टॉल होने के बाद फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आ चुका है हमारा, फिनिश हो गया इंस्टॉलेशन। अब बस फिनिश पे क्लिक करना है और ये तुम्हारा VS कोड खुल रहा है। देखो अब VS कोड तुम्हें कुछ ना इस तरह का दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल, कोई कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा, वो सब सिंपल यही इंटरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक ना कोई अपना वो चुन लेना, कोई भी ड्राइव, वहां पे जाके ना एक फोल्डर बना देना। जैसे यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ सी प्रोग्रामिंग के नाम से, प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद कोड आ रहा है ना, इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। नहीं तो दूसरा ऑप्शन मेरा ये है कि यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करा मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं गया सी प्रोग्रामिंग का और इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट, ठीक है। सिंपल सिलेक्ट कर लिया। अब तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ पे ना एक फाइल बना दो नई, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मेट होता है वो होता है फाइल का नाम .c, ठीक है। ऐसे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उन सबका एक फॉर्मेट होता है अपना। जैसे पाइथन का .py होता है, जावा का .java होता है, ठीक है। रूबी का .r या .ruby लिख सकते हो, C++ का .cpp होता है। इस तरह से फॉर्मेट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। जब तुम HTML में करोगे तो .html इस तरह का। तो अभी C में कर रहे हैं हम, तो अब पहली प्रोग्रामिंग हमारी फाइल है, तो कुछ भी नाम रख दो। जैसे मैं तो वेलकम रख देता हूँ .c, ठीक है। C लिखा, एंटर मार दिया। अभी देखो C लिख के भी आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक पॉपअप आया, क्या कह रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड C++ एक्सटेंशन। अगर ऐसा आ रहा है तो इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है बाई चांस, तो जैसे तुम यहाँ पे थे, एक सेकंड, यहाँ पे थे, यहाँ पे जो एक्सटेंशन का आइकन है यहाँ जाना और यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना C और एंटर मार देना, ठीक है। जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो C++ वाला ना, इस पे क्लिक करना और नीचे आके ये C++ स्निपेट्स करके होगा, इसको कर लेना, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो तुम्हारे को करनी है कोड रनर, ठीक है। यहाँ कोड रनर एंटर करना और यहाँ पे ये कोड रनर करके एक्सटेंशन आ जाएगा, इसे भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और ये सारा होने के बाद सिंपली तुम देख सकते हो कॉन्फ़िगर इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्लिक करना। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्फ़िगर इंटेलिजेंस पे तुम्हारे को दिखा रहा है, एक आइकन दिखा रहा है वार्निंग का, कि भाई पहले कोई चुन तो लो, ठीक है। कोई कंपाइलर तो चुन लो पहले, पर हमारे पास तो कोई कंपाइलर है ही नहीं। कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा अब हमको, ठीक है। तो अब सिंपली तुमको क्रोम में आना है, यहाँ पे लिखना है MinGW डाउनलोड, टैब एंटर मारना है बस, MinGW डाउनलोड, ठीक है, सिंपली। और पहला जो आइकन आ रहा है तुम्हारा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे का आइकन आएगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ी देर में तुम्हारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइलर का काम ही यही है कि तुम्हारे कोड को कन्वर्ट करना। आईडी बस तुम्हारे को इसलिए होता है कि तुम कोड लिख पाओ उस पर, ठीक है। अब ये कंपाइलर हमारा डाउनलोड हो चुका है, सिंपली डबल क्लिक करना है, यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ कंटिन्यू करना है और ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल में भी इसका ये है कि कुछ कुछ कंप्यूटर्स में थोड़ा ये ज़्यादा टाइम ले सकता है, डिपेंड अपॉन कि तुम लोग का पीसी कितना अच्छा है। अगर बहुत नया पीसी, अच्छा खासा पीसी ले तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पुराना पीसी है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि मेरे में जल्दी हो रहा है या तुम्हारे में जल्दी हो रहा है या तुम्हारे में देर में हो रहा है, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, बस सिंपल पीसी का वो फर्क पड़ जाता है। तो ये इंस्टॉल होने का वेट करना थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये ओके कर दो, इसको बताओ,
ठीक है। अब ये देखो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो बेसिक चीजें करनी है तुम्हारे को। सबसे पहले तो ये जो बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है ना, ये इसको चेक कर दो, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। इसके नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे GLC C++ कंपाइलर, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है JNU C कंपाइलर। इन दोनों को क्लिक करना और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना, ठीक है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। बस सिंपल ये दो चीज करनी है और कुछ नहीं करना है तुम्हें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना और यहाँ अप्लाई चेंजेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना और अप्लाई कर देना चेंजेस, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भी इंस्टॉल होने में। और फिर अच्छा, इसमें इंस्टॉलेशन होने में कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता, तो तुम एक बार ना चेक करना, यहाँ पे दिखा देगा कंप्लीट करके एक वो आ जाएगा बस, ठीक है। तो कट कर देना, कई बार ये दिखाता नहीं है, पॉपअप नहीं देता कि हो गया, तो कई लोग कई टाइम तक तुम बस देखते रहोगे उसको और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हो चुका है ऑलरेडी। जैसे यहाँ बाहर आ रहा है ना, एक बार कई बार पता नहीं चलेगा तुमको कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो ये जो स्क्रीन आ रही है ना, अब इसमें अपने आप ही दिखा देता है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक भी कर सकते हो तुम चाहो तो, इसको चेक कर दो सिंपली, ठीक है, हो गया। इंस्टॉलेशन होने के बाद अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको कट कर दो। अब ये देखो यहाँ वार्निंग का जो साइन था वो हट चुका है यहाँ पे। अब यहाँ करोगे सिलेक्ट कंपाइलर, हेल्प मी इंस्टॉल कंपाइलर करके हुआ है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। VS कोड को, हाँ, ये इंस्टॉल करने के बाद ना VS कोड बस रीस्टार्ट कर लोगे तो भी तुम्हारा कंपाइलर अपने आप आ जाएगा। जैसे VS कोड ये ना हमारा इंस्टॉल किया था हमने, ये खोला, और इस बार शायद वार्निंग का सिंबल नहीं आने वाले क्योंकि हमने कंपाइलर ऑलरेडी डाल लिया है, ठीक है। देखो नीचे तुम्हारे को दिख रहा है कोई वार्निंग का साइन नहीं आया है, ठीक है, हो चुका है हमारा इंस्टॉल। अब एक सेटिंग करनी पड़ेगी तुमको अपने VS कोड के अंदर, जिससे तुमको बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ये सेटिंग में जाना, ठीक है, यहाँ इस सेटिंग पे क्लिक करना, यहाँ ये जो सर्च आ रहा है ना, यहाँ पे लिखना कोड इन, ठीक है, ऐसे लिखना, और यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा एक वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। तो इस चीज को अगर तुम्हारा चेक नहीं हो रखा तो चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है, टिक मार देना सिंपली। और अब आ जाते हैं हम अपनी सी प्रोग्रामिंग की फाइल में, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, अच्छा कोई एरर वगैरह अगर आया हो, ये अब तक जो प्रोसेस हमने करा है इसको करते टाइम कोई एरर वगैरह आया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा तुमको कि क्या एरर है, ठीक है। बाकी खुद भी एरर को ना गूगल पे सर्च भी करोगे तो और भी सारे तुमको सोल्यूशन मिल जाएंगे, बाकी मैं तो तुम्हें प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करने में हिचकिचाना मत, कमेंट कर देना। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से तुमको पूरा बेसिक टू एडवांस सारा अच्छे से समझाऊंगा, मतलब धीरे धीरे जितना सिलेबस में उसके हिसाब से। अच्छा, कोई भी प्रोग्रामिंग ना सबसे पहले स्टार्ट होती है हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स एक प्रोग्रामिंग का एक तरह से यूँ समझ लो कि फाउंडेशन है, ठीक है। पहले प्रोग्रामिंग उसी से चालू होती है, उसके बिना प्रोग्रामिंग चल ही नहीं सकती। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती है, लाइब्रेरीज डिफरेंट तरह के फंक्शंस ऐसा समझो कि एक तरह के औजार, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर ना एक तरह के औजार होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो एक टूल बॉक्स के अंदर बहुत तरह के औजार होंगे, ठीक है। कोई स्क्रू ड्राइवर होगा, कोई प्लास होगा, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है। ऐसे ही एक टूल बॉक्स एक तरह की लाइब्रेरी है और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो टूल्स हैं, ठीक है, जिनको तुम यूज करोगे। तो सी के अंदर जो हम करते हैं हेडर फाइल को चालू, वो करते हैं हम हैश इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ लिखना है तुमको, फिर ये ब्रैकेट लगाना है, सोच वाला ब्रैकेट जो होता है ये लगाना है तुमको, stdio.h, ठीक है। ये हमको पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करो कौन सी लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी। बहुत सारी होती हैं, जब तुम हैश इंक्लूड लिखोगे और फिर ये ब्रैकेट मारोगे ना तो तुमको देखो ये बहुत सारी दिख रही है, एसेंट्रल, एलपी, एरे, ऑटो और दुनिया भर की बहुत सारी लाइब्रेरी है, सबका अपना अपना एक अलग काम है। तो तुमको अभी उतने पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक्स पे आते हैं पहले, ठीक है। अब लाइब्रेरी तो बन गई, ठीक है, फाउंडेशन बन के तैयार है। अब हमको क्या करना है, एक बॉडी चाहिए जिसके अंदर हम कोड रन करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे जहाँ पे कि हमारा ये मेन बॉडी है, इसी के अंदर जितना कोड है सिर्फ उतना ही रन करना है, ठीक है। उसको करने के लिए यहाँ तो हमें लिखना होगा इंट मेन, ठीक है, और ब्रैकेट लगाया और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये एंटर, ठीक है। अच्छा, अब तुम सोचोगे ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा दो चीजों से स्टार्ट होगी, या तो इंट या वॉइड, ठीक है।
ये दो चीज़ों से स्टार्ट होती है हमेशा। पाइथन की बात नहीं कर रहा मैं, पाइथन कुछ ज़्यादा एडवांस है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारे को सिर्फ सी प्रोग्रामिंग और बाकी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक पूरा एक तरह से समझ लो एक फ्रेम है तुम्हारा, ठीक है। एक फ्रेम है यहाँ पे, एक बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है किससे, इंट मेन से, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है हमारा एक फंक्शन है जो कंप्यूटर को ये बता रहा है कि ये मेन फंक्शन है, इसी को ही एग्जीक्यूट करना है, इसके अंदर जितना कोड होगा, ठीक है, इंट से चालू हो रहा है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हो, वॉइड, ठीक है, वॉइड मेन लिखोगे तो भी चलेगा। अब वॉइड मेन और इंट मेन में फर्क क्या है मैं वो भी समझाता हूँ, ठीक है। इंट मेन लिखा, टैब मारा, वैसे तो ये अगली वीडियो में बताना चाहिए था मुझे, पर चलो कोई बात नहीं। अब कोई भी चीज तुम्हारे को कंप्यूटर पे प्रिंट करवानी है तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट लिखना, फिर एफ लिखना, और फिर यहाँ लगाना करली ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स, ठीक है। और फिर सिंपली यहाँ पे जो भी मैसेज तुम्हें लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम सब्सक्राइब टू माई, ठीक है, सिंपली ये लिख दिया मैंने। ये हेलो वर्ल्ड, कुछ लोग तुम कहीं जगह देखोगे तो मैं हेलो वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क आ रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक रेड कलर का तुमको एक मार्क दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी कोड में हमारे कहीं गलती है। गलती क्या है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी कोड लिखने के बाद ना उसके बाद सेमी कॉलन लगाना, जब भी ब्रैकेट्स है स्पेशली। तो ये हमने लगा दिया सेमी कॉलन, और ये देखो यहाँ पे रेड जो मार्क था वो हट चुका है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, ये रन हो जाएगा, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें अभी देखना। मैं इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं, रन कोड या यहाँ पे जो ट्राइंगल सा निशान आ रहा है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से कर देते हैं रन कोड, ठीक है, और ये हमारा कोड रन होना चालू हो जाएगा। ये देखो वेलकम सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, ऐसे आ गया, सिंपली रन हो गया। अब हमने इंट मेन यूज करा हुआ है, तो जब तुम यहाँ नंबर्स का यूज करना चालू करोगे ना तो कई बार एरर आ सकता है। रीजन बीइंग कि तुमने यहाँ पे इंट से चालू करे, इंटीजर से एक फंक्शन बनाया, मतलब एक नंबर का फंक्शन बनाया, पर इसमें नंबर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो कंपाइलर को तुमने ये तो बोल दिया कि भाई ये नंबर वाला फंक्शन है, लेकिन उसको ये भी तो बताओ कि जो नंबर है इसमें एक कोई नंबर इंक्लूड है या कोई नंबर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये बताने के लिए तुमको सिंपली क्या करना होता है, रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न करना होगा 0, बस सिंपली ये कर देना है और तुम्हारा कोड एकदम परफेक्ट है अब, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे अगर तुम, अब जैसे मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, ये मैंने रन करा, ठीक है, तो ये सिंपली रन हो गया, कोई टेंशन नहीं। पिछली बार भी हो गया था, अभी भी हो गया। थोड़ा सा ये एक समझ लो प्रोग्रामिंग बेसिक्स है, इसको समझ के रखो, ठीक है। रिटर्न 0 बस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने मेन फंक्शन को ये बोला है कि ये एक इंटीजर का मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यूज है कैलकुलेशंस कर रहा है वो कंप्यूटर, तो इस तरह का हमने कंप्यूटर को एक कमांड दी है, समझ के। मैं यहाँ पे अगर वॉइड लगा दूं, ठीक है, वॉइड लगा दूं और फिर कोड रन करूं तो क्या होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वार्निंग रिटर्न विद अ वैल्यू इन अ फंक्शन रिटर्निंग वॉइड रिटर्न 0, ठीक है, वेलकम नोट डिक्लेयर्ड हेयर वॉइड मेन। ये कंप्यूटर हमको बता रहे कि भाई तुमने तो वॉइड फंक्शन जो है तुमने तो वॉइड से चालू करा है, तो तुम रिटर्न 0 क्यों कर रहे हो, ये तो नंबर का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो तुमने इसको रिटर्न 0 कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे कोई नंबर क्यों रिटर्न करा रहे हो तुम कंपाइलर से, जब तुमने फंक्शन ही बोला है कि वो इंटीजर का नहीं है, मतलब नंबर का नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर हटा दूं इसको तो सिंपल जो हमारा ब्लॉक है अच्छे से रन हो जाएगा। रन कोड करा और ये देखो ये सिंपली रन हो गया, समझ में आई बात। तो जब तुम इंट का यूज कर रहे हो तो तुम्हें रिटर्न लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब तुम इंट का यूज नहीं कर रहे हो, वॉइड का यूज कर रहे हो, तो तुम्हें रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई टीचर तुमसे पूछता है कि हम रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं, तो तुम सिंपली उसका जवाब ये दे सकते हो कि जब हम इंट फंक्शंस का यूज कर रहे हैं मेन के फंक्शन के अंदर, ठीक है, जब हम इंट से डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन को हमारे, तो हमें एक नंबर रिटर्न कराना ही पड़ता है, जिससे कंपाइलर को ये पता चल सके कि हमने जो फंक्शन लिया है उसमें कोई एक वैल्यू इंटीजर की है या नहीं, ठीक है। और जब हम वॉइड का यूज करते हैं तो कंपाइलर को सीधा मैसेज पहुंच जाता है कि इसमें नंबर्स इंक्लूड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर उसको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। तो अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब तुमने इंट करोगे ना, अब जैसे एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, इंट मैंने डाला और यहाँ रिटर्न लिखा, रिटर्न में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2+2 सेमीकोलन, सिंपल, ठीक है। 2+2 करा और रन कोड करूंगा
यहाँ देखना क्या होगा, सिंपली कोड रन हो गया। अब तुम कहोगे रिटर्न 2+2 करा, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। अब दिखाता हूँ ना, ठीक है। ये देखो मैंने सिंपल सा तो मैंने को एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया कि कंप्यूटर एक्चुअली में रिटर्न क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सारी चीज़ें मैं तुमको कवर कराऊंगा कि मैंने यहाँ क्या किया है, पर मैं वैसे तुमको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि इंटीजर कैसे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब एक सेकंड रुकना। अच्छा, फंक्शन में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, सो ब्रैकेट लगा देता हूँ, जरूरी होता है, ठीक है। ये मैंने करा रन कोड। अभी ऊपर वाला ये एरर छोड़ दो अभी, ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह ये सब छोड़ो। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वेलकम सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब 4 रिटर्न कर रहा है उसने, और ये 4 यहीं से रिटर्न कर रहा है। मान लो यहाँ पे 26784 जो भी है, मतलब इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, और फिर रिटर्न कोड करूंगा ना, तो यहाँ पे वही आंसर आएगा जो रिटर्न कर रहा है कंप्यूटर। ये देखो 2650, ठीक है, प्लस होके आ रहा है आंसर। अब वो एक दो एरर थे, वो तो मैं बाद में तुमको समझाऊंगा क्या चीज़ है, ठीक है। ये अभी के लिए हटा देते हैं, इसको हटाओ और इसको वापस 0 कर दो। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था, ठीक है। अगली वीडियो में हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगातार आने वाली हैं। तो ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसको सेव कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।